आइए बच्चा, आज जो हम लोग क्लास लेने चल रहे हैं ये कैलकुलस का 19वां क्लास है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि कैलकुलस में हम रेगुलर क्लास इधर लेते रहे हैं और रेगुलर वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोडेड है। ठीक है, सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है और आप देख सकते हैं। तो ये अभी जो है मेरा ये लेक्चर नंबर 19 है। ये देखिए, फिजिक्स में जो है इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका बहुत ब्रॉड इस्तेमाल होता है। खासकर वो प्रॉब्लम जो ग्राफ पे आधारित है उसमें एरिया अंडर कर्व वगैरह जो निकालना होता है उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग यहाँ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का जो उसमें जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे और इसको अगर आप सीख लेते हैं तो फिर फिजिक्स में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें आप इसको यूज करके और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स को भारी लगता है। तो इसको देखिए, और पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी मतलब आईएससी में हो उनके लिए है जरूरी। और साथ साथ अगर आप आईआईटी वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, आप इधर एनआईटी वगैरह के लिए जी मेन वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये बहुत ही माने आवश्यक है। इसके बिना आप बहुत सारे प्रॉब्लम को नहीं सोल्व कर पाइएगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ना होगा। लास्ट तक देखना होगा, 2 मिनट 4 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तब जाके इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, हम लोग हंसी मजाक वाला रील नहीं देख रहे हैं, ये बात आप लोग हम हमेशा रिमाइंड करते हैं कि भाई इसको अगर पढ़ना है तो सीखने वाले बच्चे पढ़ेंगे, सबके लिए वीडियो है ही नहीं। और जो एवरेज दर्जा के विद्यार्थी है उसके लिए भी नहीं है, जो अपने आप को बेहतर समझता है उसके लिए है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं मतलब एवरेज के बहुत ऊपर के विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन वगैरह क्वालिफाई करते हैं वो लोग हैं, उन लोग के लिए वीडियो है। आइए देखिए, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल जो होता है उसका मतलब तो जानते हैं, फिर हम थोड़ा देर के लिए रिपीट करते हैं और उसके बाद से जो है इसका फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोग इस तरह का इंटीग्रल देखे होइएगा, डिफिनिट इंटीग्रल ऐसे आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ कोई एक्स का फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ये से लेकर के बी तक, या इसी को इस एफ एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रल वाई डी एक्स ये से लेकर के बी तक। और आप ये जानते हैं कि ये जो इंटीग्रल होता है एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया? जो y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे जो होता है, y कहिए चाहे एफ एक्स कहिए सेम चीज है, इसका ग्राफ इसको बना दे लिया। ऐसे देख लीजिए, इसको थोड़ा में हम रिवाइज कर दे रहे हैं। ऐसे सपोज करिए
आप यहाँ देखिए, इधर हम लोग ये वाई को सपोज करिए कि हम इधर वाई को प्लॉट किए या एफ एक्स को प्लॉट किए, और इस साइड में हम अपना एक्स प्लॉट किए, एक्स। और ये किसी तरह का ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ है ये। यहाँ लिमिट, लोअर लिमिट ए है एंड अपर लिमिट बी है। तो यहाँ जो है हमारा है, मान लीजिए ये जो बिंदु है ये हमारा x इक्वल टू ए है और ये हमारा x इक्वल टू बी है। ये बात आप जान रहे हैं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, फिर भी थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। आप ये देखिए, ठीक है, यही आपका इधर y प्लॉटेड है। देखिए आप y बोलिए तो या फिर एफ एक्स बोलिए तो, और आपको पहले ही बोल चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल में ये इंटीग्रल जो है, चाहे ऐसे लिखिए एफ एक्स का, यहाँ जो एफ एक्स होता है इसी को तो आप y भी बोलते हैं। आप इधर केवल y भी लिख सकते हैं, आप इधर चाहे y इक्वल टू एफ एक्स लिखिए, या आप ऐसे समझिए इसको हम हटा करके इधर हम y लिख दे रहे हैं। सपोज कीजिए इधर मेरा y है, नो डाउट ये y x का फंक्शन है, तो इधर y है इधर x है, और ये जो आपको जो कर्व दिख रहा है ये जो है आपका x इक्वल टू ए पर का ऑर्डिनेट है, ऐसे। ये ऐसे इस ढंग का, ये जो एरिया आपको जो दिखता है ये एरिया, अगर ये एरिया ए है तो यही इस इंटीग्रल के बराबर है। इधर आपको जो दिख रहा है इधर y प्लॉट किए हैं, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, या एफ एक्स के ग्राफ है, इधर आपका x है। आपको याद होगा इस इंटीग्रल में देखिए कितना पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से देखिए। एक और क्या है आपका y, इधर आपका y प्लॉटेड है जो कि x का फंक्शन है, y मतलब एफ एक्स, ये इधर है, इधर y मेरा प्लॉटेड है, इधर जो है मेरा x एक्सिस प्लॉटेड है, और y x के अगेंस्ट ये प्लॉटेड है, और ये जो है आपका ये जो दिख रहा है ये आपका ये ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ का पोर्शन, माने दिया हुआ जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है, उस ग्राफ, और इधर y चाहे एफ एक्स जो है उसका ग्राफ, और ये dx में जो x है एक और आपका x एक्सिस, ये देखिए इधर आपका ये x एक्सिस, और यहाँ लोअर लिमिट a है तो x इक्वल टू ए पर का y कोऑर्डिनेट, अपर लिमिट b है तो इस x बराबर b पर का ऑर्डिनेट। ये सबसे घिरा हुआ जो एरिया है ये एरिया इस इंटीग्रल के बराबर है। ये बात तो आप समझ गए, ये बात तो अच्छी तरह से आप समझ गए, ठीक है। अब सपोज करिए इसमें, अब हम लोग फिजिक्स पर लौटते हैं। ये y जो था, y ये x का फंक्शन था। अब सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि y के जगह पे मेरा v है, वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, और इधर जो है हम t लिख रहे हैं, टाइम प्लॉटेड है, ऐसे ही इधर टाइम प्लॉटेड है, और ये v जो दिख रहा है नो डाउट ये जो v है y के जगह पे आया हुआ है, और ये क्या है, जिस तरह से y x का फंक्शन था उस तरह से ये v जो है फंक्शन है t का, और ये बुझिए उसी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ अभी जो दिख रहा है ये बुझिए, ये जो हम ऐसे जो ग्राफ खींचे हुए हैं इसको थोड़ा कलर बदल दे रहे हैं, यहाँ देखिए
ऐसा जो है, अब इसको हम सब ग्रीन कर दे रहे हैं, पहले जो व्हाइट था उसको ग्रीन कर रहे हैं। ये आपका भी एज ए फंक्शन ऑफ टी का ये ग्राफ है। नीचे में आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका इधर हम कर दिए ऐसे, एक्स एक्सिस के जगह पे अब हमारा ये टी एक्सिस हो गया, ठीक है। इधर भी हम देखें तो x इक्वल टू ए के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ t इक्वल टू ए लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, t इक्वल टू बी लिखेंगे। ये t इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट है, चाहे भी कोऑर्डिनेट है, और t इक्वल टू बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी कोऑर्डिनेट, या इसको थोड़ा देर के लिए ऑर्डिनेट समझिए, ऐसे है। अब ये सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, अगेन ये क्षेत्रफल है ए। तो अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, जब इधर y प्लॉटेड था यहाँ इस तरह का था, अब इधर हमारे y के यहाँ पे क्या प्लॉट कर दिए, v, y के यहाँ पे आ गया v, और y x का फंक्शन था, यहाँ v जो है ये t का फंक्शन है, और यहाँ हमारा आ गया ये इधर t एक्सिस है, पहले x एक्सिस था तो यहाँ dx था, इधर t एक्सिस हो गया तो इधर मेरा dt हो गया। एक हो गया v, इधर y की जगह पे यहाँ जो y था इस y की जगह पे लिख दिए v, ये dx के जगह पे लिख दिए dt, इसलिए क्योंकि इधर x एक्सिस के जगह पे हमारा t एक्सिस है, और इधर y एक्सिस के जगह पे बुझिए हमारा v एक्सिस है। y x का फंक्शन था, और ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो v है, ये v आपका दिस v इज फंक्शन ऑफ t, दिस वो ग्राफ है। तो इधर आप सोचिए, ऐसे अब कंपेयर करिए, मैथमेटिक्स देखिए तो ये मैथमेटिक्स जो है यहाँ हो गया v dt, इधर अगर v है इधर t है, ये हो गया v dt, और इधर लिमिट फिर लिख देते हैं, ये ऐसे इंटीग्रल करेंगे, और यहाँ भी t का लोअर वैल्यू कितना हम लिख रहे हैं a, और t का अपर वैल्यू कितना लिख रहे हैं b, और ये जो है एक इंटीग्रल है। तो अगेन इस इंटीग्रल में देखिए तो अगर ये इंटीग्रल आप उसी ढंग से इसको भी सेट करें, इसको भी अगर आप सेट करें तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं, इस इंटीग्रल में अगर यहाँ पर v है तो एक और v को प्लॉट करना है, दूसरे ओर ये हमारा यह t एक्सिस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ dt है, t लोअर लिमिट ये है तो t इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा ऑर्डिनेट समझिए, और ये जो है अपर लिमिट b है तो t इक्वल टू बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा ऑर्डिनेट समझिए, और ये सबसे घिरा हुआ जो एरिया है ये एरिया a है। ये ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, ऑर्डिनेट तो उससे y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, लेकिन y की जगह पे हमारा ये v आया हुआ है, तो आप इसको v कोऑर्डिनेट कहिए या इसको भी ऑर्डिनेट ही बोलिए, ऐसे y के लंब है, तो आपका ये v dt, और ये इस तरह से ऐसे हो गया। अब आप बोलिए तो ये जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल भी इस एरिया के बराबर होगा, अगर इधर v प्लॉटेड है इधर t प्लॉटेड है, ये v dt a टू b इस एरिया के बराबर होगा, ये हमारा एक इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल इस एरिया के बराबर होगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। अब ये सोचना ये है कि ठीक है ये तो ऐसे हो गया, ये इंटीग्रल इस एरिया के बराबर होगा, लेकिन ये इंटीग्रल हमको कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सो देखिए, आपकी जानकारी के लिए ये भी होता है dx बाई dt। पोजीशन को जब टाइम का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करिएगा, पोजीशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको भी निकलता है। तो यहाँ से अगर अपना ये dx लिखिएगा तो ये dx कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v dt के, यहाँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तो यहाँ से dx लिखिएगा ये v dt हो जाएगा, ये dx आपका v dt हो जाएगा, इस ढंग से dx हो जाएगा v dt। अब जब dx v dt हो जाएगा तो इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर v dt, इधर जो है dx को इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसे, और देखिए ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, टाइम है, ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल समझिए। इधर समझिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है ऐसे, यहाँ पर बुझिए कि आपका जो है ओरिजिन है,
यहाँ पर वेरिएबल मान लीजिए कुछ लिखते हैं कि टी का मान ए से बी तक जा रहा है। आप ऐसे समझिए, जब टी बराबर ए था तो उस समय पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल टू x1 था। जब टी बढ़ करके बी हुआ, ऐसे टी बढ़ करके बी हुआ, उस समय पोजीशन बदल करके x2 हो गया। तो अगर आप इधर ए से बी जा रहे हैं, टी का मान अगर ए से बी जा रहा है तो इधर का वेरिएबल x है, तो इसका मान ये x1 से हो करके x2 जा रहा है। अब ये आपका जो है यहाँ 1 है, ये इंटीग्रेट करिएगा तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल करिएगा तो ये हो जाएगा x, और ऐसे इसका लिमिट रख लीजिएगा x2 x1, और इधर जो है आपका फिर ये v dt ए से लेकर के b तक, और ये आप इधर हल करिएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हो जाएगा, जिसको आप चेंज इन x कहिएगा। और ये किसके बराबर हो गया, वो इस इंटीग्रल के बराबर हो गया, v dt ए से b के बराबर। और ये किसके बराबर है, उस एरिया के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो एरिया आपको जो प्राप्त हो रहा है यहाँ, ये जो है ये चेंज इन x यानी चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू योर एरिया अंडर दिस कर्व। अगर एक और v है, एक और t है, तो इस साइड में जो आपका जो एरिया प्राप्त हो रहा है, ये एरिया, यहाँ जो एरिया है, ये एरिया आपको चेंज इन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग लिखना चाहें, ऐसा याद दे रहा है थोड़ा। ये 1 डायमेंशनल मोशन के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। इसको नहीं होता है तो ले चल रहा है अगले पेज में। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ लिख लीजिए ऐसे, तो आप इसमें समझ गए पूरी बात। इसी तरह का हम आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ देखिए, देखिए इधर की ओर सपोज करिए, फिर हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे सपोज कीजिए फिर कोई कर्व है मेरा, इधर हम टी प्लॉट कर रहे हैं और इधर एक्सेलरेशन प्लॉट कर रहे हैं। नो डाउट एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इधर ए प्लॉट किए हैं। सपोज कीजिए आपका किसी ढंग का ग्राफ है, किसी ढंग का ग्राफ है, आर्बिट्रेरी एक ग्राफ बना दिए, ऐसे ही एक ग्राफ बना दिए। ठीक है, ऐसे ये जो है आपको जो दिख रहा है, इसमें ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे है। यहाँ पर जो है एक बिंदु है, मान लीजिए टाइम का, यहाँ टाइम का मान यहाँ पर सपोज करिए t1 है, t1 ही ले लेते हैं। यहाँ t इक्वल टू t1 और यहाँ है t इक्वल टू t2, और हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट खड़ा कर दे रहे हैं ऐसे दिस वे। अब ये इधर एक्सेलरेशन होगा, ये जो हम लोग जो ऑर्डिनेट की जगह पे यूज करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे, उसके जगह पे इसमें क्या है,
एक्सेलरेशन है एक तरफ यहाँ ऐसे, और फिर इस पे हम आ रहे हैं t2 टाइम पे, ऐसे है। तो यहाँ लिखिएगा, तो ये यहाँ पर का जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ft2, इधर हल करिएगा तो ये हो जाएगा ft1, एक्सेलरेशन टाइम का कोई फंक्शन है, और इधर से एक्सेलरेशन जो है यहाँ जो बनाए हुए हैं ऐसे एक्सेलरेशन ये फंक्शन ऑफ टी का ये ग्राफ हो गया, इधर से आपका टी एक्सिस है। तो आप जान रहे हैं कि ये एक एरिया यहाँ प्राप्त हो रहा है आप लोग को, एक एरिया यहाँ आपको ऐसे मिलेगा। अब फिर अब ये एरिया क्या होगा इस पे आप सोचिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखिए इक्वेशन इंटीग्रल वाला। तो आप इसमें आई बराबर अगर आप ऐसे लिखिएगा तो देखिए एक और क्या है इंटीग्रल, यहाँ लिखिए एक और क्या है आपका ए, इधर वाई के जगह पे ए है, एक्स की जगह पे आपका क्या है टी, तो इधर हो जाएगा ए डी टी, और ये लिमिट हम मान लीजिए यहाँ से रख दिए t1 से लेकर के t2 तक रख दिए ऐसे। तो ये जो आपका इंटीग्रल होगा आप जान रहे हैं ज्योमेट्रिकली इधर ए है इधर टी है, तो ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है ए फॉर एक्सेलरेशन है, टी फॉर टाइम है, तो ये इंटीग्रल एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया आपको यहाँ शेडेड दिखाया गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा। तो आप लोग के जानकारी के लिए एक रिलेशन होता है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगेन हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं ऐसे, वन डायमेंशनल की मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ए पर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हैं, भी पर भी नहीं लगा रहे हैं ऐसे। देखिए इस ढंग से बात की, पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन तो ग्राफ के हिसाब से वेरिएबल ही है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कोई जगह है यहाँ पर मान लीजिए, इस जगह पर जब पार्टिकल है तो टाइम t1 पे है, यहाँ t बराबर t1 है, ठीक है, और यहाँ पर t बराबर t2 है। और t बराबर t1 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये v1 है, और t बराबर t2 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ऐसे v2 है। वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें एरो वगैरह लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ए बराबर तो यहाँ से आप देख लिए कि डी वी बाई डी टी है, तो फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए डी वी इक्वल टू ए डी टी, ठीक है, ए डी टी। अब आप इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर डी वी को इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर ए डी टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों ओर प्रॉपर लिमिट ले लीजिए। इधर t है वेरिएबल, तो आप t1 से t2 तक चले जाइए, और इधर v है तो आप v1 से लेकर के v2 तक चले जाइएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो इंटीग्रल है ए डी टी t1 से t2 तक यहाँ वो तो इस एरिया के बराबर है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा आपको एरिया। ये v1 से v2 तक इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रल डी वी है, इसको v1 से v2 के बीच में इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1। तो अब ये क्या होगी आप देखिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट किया, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू दिस एरिया। तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर t1 टाइम पे v1 है एंड t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी का जो चेंज है वो इस एरिया के बराबर होगा। यहाँ से देखिए तो इस रिलेशन को फिर आप हल करें, ये v2 माइनस v1 इक्वल टू a है, तो बाद वाला अगर वेलोसिटी लिखना है v2, ये कितना हो जाएगा शुरू वाला वेलोसिटी। वैसे तो ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, एक रिजल्ट हो गया चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया। यहाँ से अगर आप बात करिएगा तो आप v2 लिखने जाइएगा तो v2 इक्वल टू v1 आप प्लस ये एरिया जो कि इस इंटीग्रल के बराबर है, तो यही आपका हो जाएगा
एक आपको इसमें बात पकड़ सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए इधर आपका अगर ए लिखा गया है एंड इधर आपका dt लिखा गया है, तो बात पकड़ने के लिए देखिए इसका यूनिट आप पकड़िए। तो पहले ए का एक्सेलरेशन है, ऐसा यूनिट में बात करिएगा तो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर गुणा इधर अगर dt है तो इधर क्या रहेगा सेकेंड, सॉरी इधर आपका ये सेकंड है, इसको सॉल्व करिएगा तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इससे आपको देख करके लग जाना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है ये टर्म आपका वेलोसिटी है। वैसे भी देखिए आप क्या लिखे हैं, ये इक्वल टू होता है आपका dv बाई dt। ये अगर dv बाई dt है तो ये dv कितना है, चेंज इन वेलोसिटी है, जो कि ये dt एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम के बराबर है। इसी को आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो इधर का इंटीग्रल क्या आ जा रहा है, अगर आप T1 से T2 जा रहे हैं ये आपको आ जा रहा है एरिया के बराबर, और ये आपको इधर V1 से V2 जा रहे हैं ये आपको किसके बराबर हो जा रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया है उस एरिया के बराबर हो जा रहा है, एरिया ए के बराबर हो जा रहा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को बहुत बढ़िया समझ गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ मिलेगा। आप ये देखिए यहाँ इसी तरह से हम आपको बताएं, ये देखिए एक चीज़ होता है आपको मोमेंटम को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, p इज मोमेंटम, अगेन वन डायमेंशनल मोशन है ऐसा मान के चल रहे हैं, p का प्लस माइनस साइन से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे। ये dp बाई dt लिखते हैं ऐसे, तो ये क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ये कितना के बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है। आप जान रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका फोर्स होता है। तो यहाँ से अगर आप हल करिएगा तो dp कितना के बराबर हो जाएगा, f dt हो जाएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स और टाइम जो होता है इसको इम्पल्स बोलते हैं, और इधर dp जो है चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आप ये देखिए फर्दर अगर इसको आप ऐसे लिखें इंटीग्रल f dt लिखें, और इधर आपका dp का इंटीग्रल ऐसे लिखें, इधर अगर t है ये वेरिएबल t है तो आप यहाँ t1 से लेकर के t2 तक जा रहे हैं, इधर आपका ये p है तो इसको आप p1 से p2 तक जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, अब ये आपको आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। इधर सोचिएगा तो अगेन ये देखिए एक और फोर्स है और दूसरे ओर आपका मान लीजिए अगर टाइम है और T1 के बीच में से T2 के बीच में इंटीग्रल है, अगेन एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कौन एरिया, तो अब आप आइए उस एरिया को आप देखिए कौन एरिया होगा। आप यहाँ से अगर आप ग्राफ ऐसे बनाते हैं इस तरह से बनाए, मान लीजिए आप लोग के लिए इस बार मान लीजिए हम कुछ ऐसे ही बना देते हैं। मान लीजिए कि ग्राफ ऐसे ही है, इस तरह का है, वैसे कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन ही हो, इसलिए हम एक किसी ढंग का बना दिए। मान लीजिए हम बना दिए कि ये इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का है, ओके। इस साइड में मेरा क्या है फोर्स है, इस साइड में क्या है टाइम है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हम ऐसे शुरू करें, ये हमारा T1 है, ये T1 पर का ये है ऑर्डिनेट कहिए, या यहाँ फोर्स कोरस्पॉन्ड करेगा टाइम T1 पर का। ये T2 है, ये यहाँ का कोरस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे, ये इस ढंग का। फिर आप ये एरिया निकालिएगा, ये एरिया निकालिएगा। ये आपका ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है फोर्स जो कि टाइम का फंक्शन है। इधर टाइम एक्सिस है, इधर फोर्स है। तो ये एरिया आप जान रहे हैं, ये एरिया किसके बराबर होगा इंटीग्रल, इधर फोर्स है तो आप F लिखिएगा, इधर T है और टाइम एक्सिस को शामिल कर रहे हैं, आप टाइम एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इधर आपका क्या रहेगा dt रहेगा। लिमिट क्या है T1 से लेकर के T2 तक है, तो ये इंटीग्रल इस एरिया के बराबर होगा। और ये इंटीग्रल आप देख चुके हैं कि ये क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप इतना जो आ रहा है ये किसके बराबर होगा, यही आपका P2 माइनस P1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये चेंज इन मोमेंटम को शो करेगा। चेंज इन मोमेंटम
और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो शेडेड एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। और आपके जानकारी के लिए फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो हो रहा है वहीं इस एरिया के बराबर हो रहा है। तो ये आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स भी होता है एरिया। तो ये एरिया आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स हो जाएगा जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। आई होप आप समझ गए। अब ऐसा तो आपको कोई मिलेगा तो आप वैसे सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, आप जैसे देखिए, आप जानते हैं आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से अगर आप डी क्यू लिखिएगा तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी। इसको अगर आप ऐसे करें, ये आई डी टी है, इसको आप इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेकर के अब मान लीजिए टी के बीच में, चाहे कोई भी ऐसे करिए, इसको जनरलाइज रखिए। तो इसको मान लीजिए T1 से लेकर के T2 तक कर दिए। ठीक है, और इधर आप जो है ये डी क्यू को आप ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ये भी आप मान लीजिए कि कितना चार्ज फ्लो किया है, इसको आप सीधे लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू चेंज इन चार्ज, जो कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसकी बात करिएगा आई डी टी। अब आपका इधर अगर ग्राफ बनता है इस तरह से, इधर की ओर आपका मान लीजिए आपने आई को प्लॉट किया, नो डाउट ये टाइम का फंक्शन होगा। इधर आपका टाइम रहेगा। ये सपोज कीजिए किसी तरह का ग्राफ है, ये मान लीजिए कि ये इस तरह का ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है कहीं। अब हमको जो है यहाँ पर सपोज करिए कि कोई टाइम है, ये टाइम आपका T2 है, ये आपका मान लीजिए हम यहाँ पर ही बात किए या कहीं यहाँ से ले लिए, ये मान लीजिए हमारा ये T1 है। तो फिर ये एरिया हम निकालेंगे। तो ये जो एरिया आपको जो दिख रहा है, अगर ये एरिया ये है तो ये एरिया क्या करस्पॉन्ड करेगा, ये एरिया इसके बराबर होगा। ये जो आपका इंटीग्रल एक और आई, इधर डी टी आई डी टी T1 से T2, ये इंटीग्रल जो है इस एरिया के बराबर है। और इधर कितना चार्ज का फ्लो हुआ है ये उसके बराबर है। कहीं भी आप सेट कर लीजिए। तो इसमें से जो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो देखिए, अगर हम लोग शॉर्ट में ऐसे बनावे, जो कुछ हम लोग को मिलेगा, यहाँ देखिए, आप ऐसे देखिए, एक और मान लीजिए आपने प्लॉट किया है टाइम और दूसरे ओर प्लॉट किया है वेलोसिटी, तब एरिया अंडर कर्व क्या निकलेगा, एक और है टाइम, मान एक्स के जगह पे जहां आप पहले एक्स लिखते थे वहाँ टाइम है, और जहां आप वाई लिखते थे उसके जगह पे भी है। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये तो भी डी टी होता है। तो ये भी डी टी का इंटीग्रल है। और इधर क्या है आपका, ये भी डी टी कितना के बराबर होता है, आपको याद होगा कि भी बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी। तो भी डी टी हो जाएगा डी एक्स। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो ये क्या दे देगा, ये x2 माइनस x1 दे देगा। तो x2 माइनस x1 क्या देगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आप मान लीजिए इधर t रखे हैं और इधर क्या रखते हैं, आप एक्सेलरेशन रखते हैं, तो इधर क्या दे देगा, एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अंडर कर्व बता रहे हैं, एरिया अंडर कर्व अगर हम लोग बात करें, एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। और इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आ जाए आप ऐसे काम कर सकते हैं। एक आपको देखिए, एक आपको क्या सोचना होगा कि वो इंटीग्रल वाला रिलेशन आपको देखना होगा या डिफरेंशिएशन वाला, कि किसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये डी डब्ल्यू बाई डी टी करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है आपका पावर, ये पावर है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, ये पी डी टी हो जाएगा, एक और पावर और एक ठो ऐसे हो जाएगा। अब ये इसको अगर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो ये कितना निकलेगा, इसको लिखिए, ये इधर T1 से T2 तक अगर जा रहा है आप ऐसे, और ये आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रल तो एक एरिया के बराबर हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रल करिएगा, इसको सीधे लिख लीजिए कि डेल्टा डब्ल्यू लिख दीजिए। तो ये किसके बराबर होगा, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इधर की ओर मान लीजिए, इधर की ओर आपका ये पावर है,
इधर की ओर आपका ये टाइम है, ये किसी तरह का कर्व है। आप यहाँ से आप चले गए एक यहाँ, आप यहाँ से चले गए यहाँ, आप ये एरिया निकाल लीजिएगा ऐसे। एरिया निकाल लीजिएगा, बस ये आपका एरिया निकल गया। अब ये एरिया इस इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा और ये आपको वर्डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको एक सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ है, ये दोनों चीज़ का यूनिट का प्रोडक्ट कर लीजिए। जैसे पावर है तो आप क्या लिखिएगा, ये अगर पावर है तो जूल पर सेकेंड गुणा, ये टाइम है तो यहाँ सेकेंड गुणा कर दीजिएगा तो जूल हो जाएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुछ वर्क वाली बात आएगी इससे। इस तरह से आप कर लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल एक एरिया को देगा। अब सवाल है कि वो इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वो इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें एरिया जैसा कि आप निकाले हैं तो वो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट को बता दे रहा है। और बाकी सब देख लीजिए, जो भी चीज़ आप इधर रखिएगा, मान लीजिए इसमें और इसमें, देखिए इसका यूनिट क्या होगा इस एरिया का। तो इधर जो प्लॉट किए हैं इसका यूनिट, और इधर जो प्लॉट किए हैं इसका यूनिट गुणा कर दीजिएगा तो ये एरिया का यूनिट निकल जाएगा। और फिर जब एरिया का यूनिट निकल जाएगा तो आप पकड़ सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है। तो उस ढंग से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इधर पढ़िएगा, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर पढ़िएगा, तो उसमें आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं। एक और एक्सेलरेशन है, एक्स के अलॉन्ग टाइम है, टाइम एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। जब चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो एंड चेंज इन वेलोसिटी मालूम हो तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। फिर जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकल जाएगा तो उसमें एरिया अंडर कर्व निकाल दीजिएगा तो चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ये बड़ा मजेदार है। आप एरिया अंडर कर्व क्या देगा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप देखिए इसको, एक बहुत सिंपल सवाल दे देते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया गया है, एक आपके सुविधा के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। आप सपोज करिए ऐसे है, ये इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, इस तरह से डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो है एक पार्टिकल जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। इधर प्लॉटेड है उसका फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और इधर प्लॉटेड है 80 है, ओके। अब आप यहाँ से अगर बात करिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका, आप तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जानते हैं। तो आप यहाँ से अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप जानते हैं कि इसके किसी भी बिंदु पे, और ये स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं कि इसके किसी भी बिंदु पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, अगर किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा ऐसे, तो इसी लाइन पे चढ़ेगा। अगर इस लाइन के, और ये देखिए चूंकि स्ट्रेट लाइन का मामला है इसलिए इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वो एक्सेलरेशन होगा कितना, तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। ये बात आप जान रहे हैं, dv/dt, ठीक है, जो कि इसके स्लोप के बराबर होगा। इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट। आप अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, और मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक्सेलरेशन ही दे दिया गया है। यहाँ पर सपोज कीजिए आपको इस डायग्राम में ऐसे या फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, ऐसे सपोज करिए फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो बिंदु जो है यहाँ पर ये ऐसे है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये आपका मान लीजिए यही फाइनल वेलोसिटी है। ये एंगल अगर आप लीजिएगा, यहाँ देखिए ये अगर आप ऐसे एंगल थीटा लीजिएगा तो इसका स्लोप कितना लिख सकते हैं, इतना अगर आप निकालिएगा, इतना, ये कितना निकलेगा, ये v
माइनस ये आपका नीचे यू है तो ये भी इतना यू है, टोटल भी है, ये भी माइनस यू हो जाएगा। और ये मान लीजिए 0 टाइम है, टी इक्वल टू 0, यहाँ आपका टी बराबर टी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से स्लोप निकालिएगा ऐसे, ये आपका ए बराबर डी वी बाई डी टी, और ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो सीधे आप निकाल सकते हैं कि ये इसके स्लोप के बराबर होगा, इस लाइन के स्लोप के बराबर। तो ये जो tan थीटा होता है यहाँ, ये tan थीटा आपका कितना निकलेगा, ये आपका इतना, ये भी माइनस यू आप बाई ये आपका टी कर दीजिएगा। तो वैसे भी ये आपका ए है, ऐसे एक रिलेशन है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू टी बराबर हो जाएगा भी माइनस यू। अब फिर यहाँ से एक रिलेशन लिख लीजिएगा, तो भी बराबर हो जाएगा, भी इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा यू प्लस ए टी, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। और ये देखिए इसमें अगर आप एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं, ये देखिए ये इतना एरिया की अगर बात करिएगा, ये यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये वाला आप रिलेशन पढ़े हैं, इधर अगर भी है तो आप ऐसे देखिए, ये भी बराबर होता है आपका डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से अगर आप हल करिएगा तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी डी टी, और इस भी डी टी का आप इंटीग्रल करिएगा, इस भी डी टी का इंटीग्रल करिएगा। यहाँ मान लीजिए आप 0 से t गए, यहाँ मान लीजिए आप x 0 से x गए, ऐसे। तो अगर यहाँ से आप निकालिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और x माइनस एक्स 0 बराबर कितना लिखिएगा, और ये इंटीग्रल किसके बराबर होगा, ये कोई अगर भी हो या दूसरे और t हो, ये इंटीग्रल बराबर एक एरिया होगा। अब आप ये एरिया निकाल दीजिए, ये एरिया कौन सा एरिया, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं पूरा, यहाँ से ये ऐसे खींच दीजिए आप ऐसे। अब आपका जो एरिया होगा, ये एरिया देखिए, ये इतना एरिया हो जाएगा, टोटल इतना एरिया हो जाएगा। इस एरिया के लिए आप सोल्व करिए, ये एरिया कितना हो जाएगा। अब देखिए तो अगर आप इस एरिया को निकालिएगा, यहाँ से सोल्व करिएगा, अगर आप ये एरिया निकालने जाइएगा तो एरिया, ये नीचे वाला एरिया निकालिएगा, ये लेंथ यू है, इधर से टी है, ये आयताकार एरिया लिखिएगा तो यू इंटू टी हो जाएगा। ऊपर वाला ये अगर ट्रायंगुलर लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस यू कितना के बराबर है, आप यहाँ लिखे थे ये भी माइनस यू बराबर आया था, ये ए इंटू टी था। तो इसको आप हल करिएगा तो नीचे वाला एरिया निकाल लिए यू टी या प्लस, अब ये एरिया निकालिए, ये हो जाएगा 1/2, इसका ये बेस लीजिएगा, ये बेस कितना है आपका टी, इसका ये हाइट लीजिएगा, ये कितना है 80। तो आप सोल्व करिएगा तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, ए यू टी प्लस ये हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आप यहाँ एरिया लिख दीजिए, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर आप नंबर 1 करके छोड़े हुए हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस एरिया के बराबर है, और एरिया आपको यहाँ से निकल गया, तब आप सोल्व करिएगा फ्रॉम 1 एंड 2 तक कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर बात करिएगा तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स 0 इक्वल टू एरिया, एंड ये एरिया यहाँ से निकाल लिए तो यू टी इक्वल टू ये हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए तो ये आपका फेमस रिलेशन, यही ये डिस्प्लेसमेंट जिसको आप लोग कभी कभी एस भी लिखते हैं, तो एस इक्वल टू ये यू टी आप प्लस ये हाफ ए टी स्क्वायर, आपका एक फेवरेट रिलेशन निकल गया। ये कैसे निकला, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व था, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ये एरिया अंडर कर्व आप निकाल दिए, वेलोसिटी टाइम डायग्राम में आप एरिया अंडर कर्व निकाले। आपका निकल गया ये। आई होप आप लोग इसको एंजॉय किए होइएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व, इस रिलेशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एरिया अंडर कर्व जो होगा, ये इंटीग्रल इस एरिया के बराबर, आइए इसके बराबर है जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया, एंड पूरा एरिया निकाले तो कितना कर लिए यू टी आप प्लस, आप इतना सोल्व करिएगा तो एक्सेलरेशन तो भी में इतना लिखला हुआ ही है, तो ये भी माइनस यू का आप 80 भी लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करके आप यहाँ पे आ गए। आई होप आप इसको एंजॉय किए। तो
रहने दे रहे हैं। आप जरूर समझ गए हैं कि इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है जब आप निकालिएगा तो वो एक एरिया है, एंड वो अब एरिया फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको एक रिलेशन से निकल जाएगा, और तब आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, एरिया निकाल दिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अगर एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम था तो एरिया निकाल दिए थे, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड रहने दे रहे हैं, आई होप आप लोग इसको जरूर इंजॉय किए। आपको देखिए ये 19वां है, इस 19 लेक्चर में आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। आप अगर शुरू से अगर आप नहीं जान रहे थे फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रल का डिफिनीशन क्या है, इंटीग्रल के रूल्स क्या है, इंटीग्रल के मेथड्स क्या हैं, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, डिफरेंशियल के आप उसमें मैक्सिमा मिनिमा, डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिर डी वाई बाई डी एक्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो जो है फिजिकली क्या क्या कब रिप्रेजेंट करेगा, और इधर जो है इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो किन परिस्थितियों में क्या रिप्रेजेंट करेगा, इतना चीज़ आप जान गए हैं। और इतना अगर आप सीख जाते हैं तब मेरा दावा है कि अगर ये सब आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आने वाले दिन में फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जी एडवांस के लिए तैयारी करें, या आप नीट के लिए तैयारी करें, या जी मेन के लिए तैयारी करें, या फिर बोर्ड में पढ़ें, या फिर हायर क्लास में जाएं, इतना कैलकुलस है 19 लेक्चर में। समझिए आपका हम उतना काम कर दिए हैं जितना से आप फिजिक्स में आपकी गाड़ी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ेगी। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। आई होप ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोग इसके आधार पर अच्छा करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके।